नमस्कार, प्रणाम। और मैं हूं वीरेंद्र कुमार तुरी और आप देख रहे हैं टीएसएस न्यूज। आज हमारी जो मौजूदगी हुई है गया के पावन धरती मगध में हुई है, जो कि आज हम बड़े भैया गार्जियन स्वरूप हमारे जो हमारे गाइडलाइंस देने वाले उनके घर में रुके हैं, जिनका नाम रविंद्र कुमार तुरी, साथ ही साथ उनके छोटे भाई बड़े भाई गुलाब तुरी के घर में हमारी मौजूदगी है। और अभी जो हम एक नए मेहमान से आप लोग को मिलवाने वाले हैं, जो टाटा नगर से चलकर अपने समाज के लेकर के कुछ बातों को लेकर के आए थे। और कल का जो गया में सम्मेलन हुआ उसमें भी इन्होंने भाग लिया, सम्मानित इनको भी किया गया। और जानने का प्रयास करेंगे कि सर वर्तमान में क्या है, इससे पहले क्या करते थे, सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आप लोग वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले नमस्कार सर, आप मेरे चैनल में आपका। नमस्कार सर, आपको भी। सर आप कहाँ से हैं, आपका परिचय थोड़ा दे दीजिए अपने। मैं टाटा नगर जमशेदपुर से बोलिए। मैं टाटा नगर जमशेदपुर से हूँ और मेरा नाम जयदीप कुमार हुआ। अच्छा सर, आपका कार्य क्या रहा है सर जीवन में, पहले आप क्या करते थे? सबसे पहले तो मेरी अगर बचपन से लेकर जवानी तक का अगर मेरा जानना चाहेंगे तो शुरुआत में मेरी जो लाइफ थी वो बहुत ही स्ट्रगल लाइफ था और बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए, और हम लोगों ने अपने जैसे तैसे करके मेरी माँ के और भाइयों के माध्यम से मुझे पढ़ाया गया। चाहे उन्होंने किसी भी तरह का वर्क करके मुझे आज इस मुकाम तक पढ़ाया। मेरी पढ़ाई ज़्यादा तो हुई नहीं, मैट्रिक तक ही हुई है, लेकिन शुरू से मुझे खेलकूद में बहुत ज़्यादा रुचि थी जी। और मैं बचपन से ही खेलकूद करते 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 किसी तरह मैट्रिक का पढ़ाई किया। और उसी दौरान कॉलेज तो मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसी दौरान मैंने अपने खेल कूद के माध्यम से ही आर्मी में जो ट्रेनिंग होता है, एक स्पोर्ट्स कोटा का बहाली था रांची में, जहां मैं भी वहां पे स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से गया और वहां जाके मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था और ठीक ठाक ही खेलता था। और उन्होंने बोला कि फुटबॉल की ही बहाली है, तो मैं गया वहाँ और ट्रायल दिया। ट्रायल में मेरी सिलेक्शन हो गई। और सोचिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज के व्यक्ति कुछ जीवन की संघर्ष करते हुए आर्मी में इनका सिलेक्शन हुआ। कब हुआ और कब तक इनका रिटायरमेंट हुआ, सारे चीज को अभी जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो इसलिए बनाया जाता है जो संघर्षशील व्यक्ति है, ताकि हमारे नवयुवक जो पीढ़ी है ये सब वीडियो देखने के बाद उनको सीख मिले कि जीवन में कितना कष्टदायक करना पड़ता है, कैसे कमा के अपना करके अपना बाल बच्चे को पढ़ाते हैं। आजकल के डेट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको माँ बाप कैसे पैसा देकर उसको पढ़ा रहे हैं उसको कोई पता नहीं होता है, लेकिन आज सारे चीज़ों पर। अच्छा सर, आपका आर्मी में सिलेक्शन सन कब में हुआ था? 84 में। 84 में जी, 84 में नहीं, 87 में। हमने 84 में अपना मैट्रिक का बोर्ड क्लियर किया और उसी दौरान गेम खेलता रहा और 87 में एक बहाली आई जो दानापुर से डायरेक्ट आए थे। कुछ स्पोर्ट्समैन थे उसमें, जिसमें फुटबॉल की, हॉकी की बहाली हो रही थी, तो मैंने भी अपना जाके फुटबॉल का ट्रायल दिया उसमें। और सर आपका जो आर्मी ज्वाइनिंग जब थी उसके लिए आपने कितना मेहनत की? मेहनत तो सर मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और मेरी खेल कूद की जो रुचि थी वो करीब 2 या 3 क्लास से स्टार्ट हो चुका था। 2 या 3। उस वक्त आप कितने इयर्स के थे? जिस टाइम मैंने मतलब आर्मी में मेरी ट्रायल दिया हमने, उस टाइम मैं लगभग 18 साल कुछ महीने का था जी। और मैंने ट्रायल दिया तो रांची में ट्रायल हुए। सबसे पहले तो चाईबासा में ट्रायल हुई मेरी, वहाँ से हम रांची गए। रांची में सिर्फ मेडिकल हुआ और कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन रिटर्न में किया गया, तो उससे उनको मतलब नहीं था। मेरी फुटबॉल अच्छी थी इसलिए उन्होंने फर्स्ट ट्रायल में ही मेरा सिलेक्शन ले लिया था। और उस दौरान हम लोग करीब 43 लड़के हम लोग उस बहाली में गए थे जो सिर्फ फुटबॉल के थे। और वहाँ से हम दानापुर सेंटर, हम लोगों को जब बहाली हो गई तो घर में हमने किसी को बताया नहीं और माँ को भी पता नहीं था। माँ को भी पता नहीं था। और हमने वहाँ से एक ड्रेस पकड़ा और वो लोग बुलाए थे कि आप रांची आ जाइए। रांची के माध्यम से हम लोग ट्रेन से बैठ के रांची पटना वाले ट्रेन से हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो वो ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वो सबसे पहले तो शुरुआती जो ट्रेनिंग था हम लोगों का, उसी ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ लड़के ऐसे मिले जो उन्होंने बोल दिया कि ये हमारे बस का बात नहीं है, यानी मैदान छोड़कर भाग। हाँ, ये हमारे बस का बात नहीं है। जब से पहला जो ट्रेनिंग था हम लोगों को कम से कम 10-10 केजी का पत्थर उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए बताया गया, लेकिन वो
जो एक ट्रेनिंग था, बताया तो इस तरह गया कि बाबू इसको उठा के वहां रख दो, लेकिन वो ट्रेनिंग हम लोगों की वहीं से शुरुआत हो गई थी। वो एक सहनशीलता का और परिचय था कि वो देखना चाहते थे कि इन लड़कों में क्या कैपेसिटी है, ये यहाँ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। वो शुरुआती दौर वही था। और उसके बाद जब हम लोगों को ये हुए तो उससे पत्थर उठा के इधर से उधर रखने के बाद सबसे उसके बाद जो प्रियोरिटी आई, सभी लोगों का एक जगह बैठा के एक समझ लीजिए कटोरा कट, जिसको बोलते हैं हम स्टीम कट, कटोरा कट की तरह हम लोगों को बाल को छांट दिए गए। उस बाल की छटनी को देख के कुछ लोग वहां भी परेशान हो गए, और जिनको बाल से बहुत प्यार था वो बोले हम नहीं रहेंगे। तो लेकिन फिर भी किसी तरह उन लोगों ने अच्छा सर, अभी आप आर्मी में सही है या तो फिर आप रिटायरमेंट? जी, मैं रिटायर कर गया, और मेरी रिटायरमेंट होने का भी कुछ ऐसा ट्रेजेडी था जिसके वजह से मुझे रिटायर होना पड़ा। मेरी नौकरी और 4 साल बाकी थी। 2015 में वाइफ के अचानक देहांत हो जाने के बाद मैंने सडन डिस्चार्ज लिख के फौज छोड़ दिया, और मैं 4 साल पहले रिटायरमेंट हो गए हम 15 अप्रैल में। सर, अभी देखा जाए कि अपने जनरेशन का जो बच्चे हैं अपने समाज के, वो अपने जीवन में संघर्ष करना बहुत आलसी हो चुका है। इनके ऊपर आप क्या उनको लिए सुझाव दीजिएगा? सबसे पहले तो देखिए सर, आलसी होना तो बच्चों का स्वभाव ही है, शुरू से ही बच्चे आलसी होते हैं, लेकिन इसके लिए माँ बाप को बहुत जागरूक होना पड़ता है। गाइडलाइन माँ बाप की बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चों को उठाना, खिलाना, नहलाना, दौड़ाना, पहलाना, स्कूल तो भेजते हैं सभी किसी तरह जबरदस्ती, लेकिन खेल के प्रति माँ बाप भी आजकल थोड़ा कम रुचि देते हैं कि नहीं बच्चे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लेकिन माँ बाप से यही रिक्वेस्ट होगा कि हर माँ बाप को, खासकर अपने तबके के माँ बाप को ये रिक्वेस्ट होगा कि बच्चे को उनका जो है गाइडलाइन के तौर पर आप उसको वॉच करते रहें कि मेरा बच्चा जाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, क्या करता है। अगर उनकी रुचि खेल के तरफ है तो खेल के तरफ भी जाने दीजिए, उनकी रुचि पढ़ाई के तरफ है तो पढ़ाई के तरफ जाने दीजिए। कहने का मतलब है कि बच्चे को सबसे पहले आप उनका जो नींव है आप अपने तरीके से रखिए, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनको अपने हिसाब से उनका लाइफ को जीने दीजिए। हाँ, गलत लाइन में जा रहा है तो आप उनको रोकिए, जितना तक हो सके समझाइए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कहने का मतलब है कि जब बच्चा अपने बाप का जूता पहनने लगता है तो उनके कंधे तक आ जाता है तो वो दोस्त बन जाता है। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं कि पुराने ख्यालात में है और बच्चों को अपने तरीके से ही जीने का अंदाज सिखाते हैं। तो ये चीज भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा इससे अवोकिए, जितना तक हो सके समझाइए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कहने का मतलब है कि जब बच्चा अपने बाप का जूता पहनने लगता है तो उनके कंधे तक आ जाता है तो वो दोस्त बन जाता है। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं कि पुराने ख्यालात में है और बच्चों को अपने तरीके से ही जीने का अंदाज सिखाते हैं। तो ये चीज भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा इससे अवॉइड करना चाहिए अपने। सर, एक सवाल और है जी। आजकल के कुछ बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमारे माता पिता किस स्थिति में हमें पैसा पढ़ाने लिखाने के लिए महिला फीस या कॉलेज फीस दे रहे हैं। बहुत सारे लड़के जो होते हैं से उनको कुछ नहीं पता होता, उनका पिता क्या करता है, किस तरह से पैसा कमाता है। तो उन बच्चों को किस तरह से आप गाइडलाइन करिएगा कि जो बच्चे आईएससी में कूद जाते हैं, कई बार होता है कि अपने माता पिता को उस मेहनत को नहीं समझ पाते हैं, और कई बार होता है कि नशा को भी उतारू हो जाते हैं। अभी देखा जाए कि नई वक्त में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं अपने समाज में जो नशा के ओर बढ़ चुके हैं। इसके लिए क्या आपका सुझाव है? जी, इस तरह से तो देखिए उन लोगों का बचपना जो गुजरता है ना, कहने का मतलब है कि देखिए जहाँ 10 लोग नशा करते हैं वहाँ एक शरीफ बच्चा भी जाएगा तो वो नशाखोर हो जाएगा, और जहाँ 10 लोग नशा नहीं करते हैं वहाँ एक बदमाश बच्चा भी जाता है या नशे वाला बच्चा जाता है तो वो भी सुधर सकता है। कहने का मतलब है माहौल जैसा आप उसको देंगे उसी तरह से बच्चा उस माहौल में ढलेगा। ठीक है, अगर आप उसको देख रहे हैं कि ये इस लाइन में चल गया है तो उनको कोशिश कीजिए वहां से निकालने का, समझा के चाहे किसी भी तरीके से। अब रह गई कि माँ बाप के स्ट्रगल वाली बात, सही बात है, बच्चे अपने धुन में रहते हैं, बचपना उनका खेलना दौड़ना खाना पीना कहाँ से मिल रहा है कहाँ से आ रहा है ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही अपने माँ बाप के स्ट्रगल को देखते हैं कि मेरा माँ बाप क्या कर रहा है, किस तरह से मुझे पढ़ा रहा है और किस तरह से मेरे जीवन शैली को आगे बढ़ा रहा है। वैसे हालत में बच्चे अपने माँ बाप के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं और उस पर चलना शुरू करते हैं। रह गई आर्मी में जाने की बात, तो आर्मी में जाने की बात तो खेल कूद एक बहुत अच्छा माध्यम है आर्मी में जाने के लिए। पढ़ाई लिखाई तो है ही, लेकिन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद बहुत जरूरी है। तो सर जाते जाते आप हमारे समाज को क्या कहेंगे, बता दीजिए। मैं यही कहूँगा कि आज के डेट में हर परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, तो पढ़ाई नेसेसरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ बच्चा अपने हिसाब से जिस लाइफ की ओर जाना चाहता है, लाइफ का मतलब वो गलत लाइफ नहीं, जिस लाइफ में वो ढलना चाहता है उसमें उसके माँ बाप को जरूर सपोर्ट करना। एक शॉर्ट लाइन में बता दीजिए कि अपने समाज का उत्थान कैसे होगा, बस शॉर्ट में बता दीजिए। अपने समाज का उत्थान के लिए सर सबसे पहले तो शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से
आज के डेट में हर बड़े संस्था में जो भी हो, जैसे IAS है, IPS है, राजनीतिक है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी है, राजनीतिक बोले तो एक बात याद आया कि कहा जाता है ना कि जब तक अपने समाज के व्यक्ति को राजनीतिक में जब तक कदम नहीं होगा तब तक उस जाति का कोई मतलब उत्थान होना बहुत मुश्किल है, असंभव की बात है। तो राजनीतिक हमारे समाज के लिए जी, ऐसे तो शुरुआत में इस चीज में किसी का भी कोई रुझान नहीं था, लेकिन अब जिस हिसाब से हम देख रहे हैं राजनीति के अंदर भी पढ़ लिख के हमारे समाज के लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छा एजुकेशन हासिल करके राजनीतिक लाइन में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग अगर राजनीतिक लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अपने तबके के लोगों के, अपने स्वजातीय बंधु से जो भी जिस लायक है, ऐसे नहीं कि आज हर लोग गरीब है, जो भी अपने आप को सक्षम समझते हैं उनको आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाए और राजनीतिक लाइन में अगर जाना चाहता है तो उनको भेजा जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ जयदीप सर और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जितना दिन आर्मी में समय दिए, एक फुटबॉल के खिलाड़ी के ट्रायल में रहे और उन्हीं को दरमियान वो एक मतलब खेल कूद में ही इनका जिंदगी, वो मतलब आर्मी में भी रहे तो पूरा समय 18 साल लगभग हमने फुटबॉल खेला और आर्मी में भी जी 18 साल तक फुटबॉल खेला और सर्विसेज लेवल तक खेला। सर्विसेज लेवल तक खेला। बहुत मायने होता है अपने समाज के व्यक्ति अगर इस तरह से कड़ी मेहनत करके एक सिलेक्शन पाना इस पोस्ट पर, और बहुत सारी चीजें। अच्छा सर, कभी आपको बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजा? ये हमेशा यहाँ जो जिस विभाग में हम थे उसको इन्फेंट्री बोला जाता है। अच्छा, आर्मी की जिंदगी कैसी होती है? आर्मी की जिंदगी बहुत ही टफ लाइफ है और आर्मी की जिंदगी इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर आर्मी है तभी हम भारतवासी सेफ हैं, हमारे बहन या बेटियां या तो हमारे घर का बच्चे अगर सेफ है तो वो आर्मी है तभी। इनको ऊपर शॉर्ट में सर बताइए कि उनकी जीवन में कितनी कठिनाइयां होती है। जी, आर्मी के जीवन में तो कठिनाई ही कठिनाई है, लेकिन आर्मी एक ऐसा लाइफ है जो एक बार वहाँ चल जाता है उसके अलावा उसको दूसरा कोई लाइफ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा सिखलाई और इतने ज्यादा डिसिप्लिन, इतना ज्यादा उसको सीखने का मौका मिलता है कि जब वो घर भी आते हैं तो कुछ दिन अपने आप को आर्मी ही समझते हैं और इस चीज से वो निकल नहीं पाते। सिविल के माहौल में ढलना उसको बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अभी ये सर सुबह जब इनसे बात की, रविंदर भैया, और जब हम लोग साथ में जब एक थे, गुलाब भैया साथ में थे, इनका एज 58 ईयर्स है, लेकिन अभी भी इनका जो चलने का तौर तरीका है, वाकई में इनका जो बाइसेप है, वाकई में जो कहा जाता है ना कि अभी तगड़ा, और आदमी अभी देखा जाए कि 58 ईयर्स में झूल जाता है, लेकिन अभी भी इन्होंने, कहा जाता है आर्मी तो भाई आर्मी 100 शेर के बराबर एक शेर होता है, वैसे समय अभी भी जो सर है वाकई में एकदम बिल्कुल ही तंदुरुस्त है। वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए। आप देख रहे थे DSSS, मैं वीरेंद्र कुमार। जय भीम, जय तुरी समाज।